बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक और लेक्चर नंबर 18 सॉरी विंडोज बेस्ड एनालिसिस। अब आप जी सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गए हैं। अब असल सिक्योरिटी एनालिसिस शुरू हुआ। तो अब हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। तो एक चैप्टर जो सा मेरे ख्याल में विंडोज़ का है, फिर मैक का और लिनक्स का है। तो ये जो लेक्चर होगा इज अबाउट विंडोज बेस्ड एनालिसिस। विंडोज के प्रोसेसेस क्या होते हैं, थ्रेड्स क्या होते हैं, रजिस्ट्री क्या होती है, इवेंट लॉग्स क्या होती है, ताकि आपको बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो जाए ऑपरेटिंग सिस्टम की। दैट इज द फर्स्ट चैप्टर। मेरी पूरी जिंदगी में मैं सिस्को पढ़ा रहा हूँ और एक्चुअली सिस्को नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग बेट दैट दैट एक्सप्लेन्स के जो ये रोल है या साइबर ऑप्स का रोल है इज नॉट अबाउट is not about Cisco product, is about ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। और इसको ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों, क्योंकि आप बीइंग अ सिक्योरिटी एनालिस्ट आपको इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। इस चैप्टर ये जो चैप्टर है ना, ये मेरे ख्याल में 6 या 7 सफ़ों का है। ठीक है। और मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। और जब मैं ये स्लाइड बना के पूरे 6 सफ़ों की रुदाद इस स्लाइड में डाल चुका था तो मुझे कन्फ्यूजन हुई, मैंने फिर आधा काट दिया। और अभी भी मैं हैप्पी नहीं हूँ द वे इन्होंने एक्सप्लेन किया है मेमोरी को। ठीक है। उन्होंने एक एक जुमलों में मेमोरीज एक्सप्लेन की हुई है, और मेमोरी एक जुमले में एक्सप्लेन होने वाली चीज कोई नहीं है। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज विंडोज बेस्ड एनालिसिस। विंडोज बेस्ड एनालिसिस जब आपने करना है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की चीज़ों को पता होना चाहिए। हमें पता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो सी है वो 1985 से शुरू हुई। 1985 से पहले माइक्रोसॉफ्ट डॉस यूज़ हुआ करती थी। तो मेरे ख्याल में मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई 1981 से पहले वाला नहीं है। ठीक है। और विंडोज सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर बहुत सारे टूल सेट हैं, जिसमें कंट्रोल पैनल, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन। ठीक है। और डोंट वरी, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट एनी वन ऑफ देम। ठीक है। हमें इनमें से किसी चीज को नहीं पता। हम आज ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और वो भी जो विंडोज सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है। तो प्रोसेसेस क्या है, थ्रेड क्या है। ठीक है। इसीलिए मैंने मल्टीपल कलर्स में लिख दिया। प्रोसेस इज अ प्रोग्राम सिस्टम इज रनिंग। ठीक है। एक सीपीयू जो सा एक प्रोसेस रन कर रही है, ये एक प्रोग्राम है। नोटपैड एक प्रोग्राम है। ठीक है। प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। अब प्रोसेस को क्या चाहिए होता है, रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज क्या है, आपके सीपीयू साइकिल, आपकी मेमोरी, आपकी हार्ड ड्राइव पे लोकेशन। ठीक है। अगर हार्ड ड्राइव पे इंस्टॉल हुआ, वह हार्ड ड्राइव पे है, जब वो लोड होता है तो मेमोरी में चला जाता है। ये सारे स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हैं। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो आप बेसिक्स 101 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कर लेंगे। ये मुझे उलझन अब यहाँ पे कि अगर आप लोग बिल्कुल जीरो बैकग्राउंड से आए हुए, आपको प्रोसेस का नहीं पता, आपको थ्रेड का नहीं पता। मैं यहाँ थ्रेड एक्सप्लेन तो कर दूंगा, अब इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है। तो इसलिए मैंने आखिर में एक स्लाइड रखी है जो सारी स्टोरी दोबारा पढ़ाने के लिए, या मुझे डर पता है इस बात का क्या, कि मैं वो पढ़ाते पढ़ाते ना बहुत डीप में चला जाऊंगा। सो प्रोसेस हैज मोर थ्रेड्स। अब सवाल ये पैदा हुआ कि एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपके पास ये प्रोसेस P1 है, और उसके मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं। ठीक है। ये जो मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ से आया है कि एक प्रोसेस का एक छोटा सा थ्रेड रन किया, फिर दूसरा थ्रेड रन किया, तीसरा थ्रेड रन किया, चौथा थ्रेड रन किया, मगर ये चारों थ्रेड जो से डिफरेंट प्रोसेसेस के रन हो रहे थे। तो सारे सिस्टम्स को लग रहा है कि इनका ही काम हो रहा है। हमने कहा जी ट्रू मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है। एक्चुअली ट्रू मल्टी प्रोसेसिंग होती कोई नहीं होती। ठीक है। वो इतनी स्पीड से स्विच हो रहे होते हैं कि आपको लगता है कि ये मल्टीपल प्रोसेसेस है। अब सवाल ये पैदा होता है, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार ये प्रोसेस प्रोसेस करेंगे होता क्या है। ये सारे आपके प्रोसेसेस हैं। ये आपका एक प्रोसेस है। अब सवाल ये पैदा होता है, अब आप यहाँ पे बैठे सोच रहे होंगे इस प्रोसेस के नीचे थ्रेड कौन सा है। हाँ, थ्रेड अभी तक मैंने नहीं दिखाया। वो मैं क्या होता है, वो जो चीकी यूट्यूब वाले जिन्होंने पैसे बनाने होते हैं कहते हैं स्टे ट्यून्ड। ठीक है। तो अभी हम आगे जाके देखेंगे उसे। ठीक है। अगर आपने प्रोसेस देखने हैं तो आपके पास प्रोसेस को देखने के लिए बहुत सारे तरीकेकार हैं। ठीक है। सीएमडी है, और पावर शेल भी, मेरे ख्याल में पावर शेल होता है इसके अंदर, पावर शेल भी है। ठीक है। पावर शेल की मुझे कमांड ढूंढनी पड़ेगी, इसकी मुझे पता है। टास्क लिस्ट है मेरे ख्याल में, ये आपकी टास्क लिस्ट है। ये वही जो टास्क मैनेजर ने आपको टास्क दिखा दिया, ये टास्क लिस्ट है। ठीक है। और पावर शेल के अंदर मेरे ख्याल में गेट हाइफन प्रोसेस होगा। गेट प्रोसेस, ये प्रोसेसेस आ गया आपके पास। ठीक है। ये आपका सीपीयू की इतनी स्पेस ले रहा है। ये पीएम के एनपीएम मुझे नहीं पता, ये हैंडल्स हैं इसके। हैंडल्स अभी हमने नहीं टच किए। ठीक है। ये एडोप हेल्पर का प्रोसेस रन हो रहा है। ठीक है। मगर यही चीज़ें आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर से भी पता चल सकती हैं। ठीक है। तो हमें प्रोसेसेस पता चल गया, हमने प्रोसेस देख लिया। ठीक है। ये लिंक का प्रोसेस चल रहा है, पावर पॉइंट का प्रोसेस चल रहा है, पावर शेल का प्रोसेस चल रहा है, node.exe का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है। तो लेट्स क्लोज ऑल दीज प्रोसेसेस।
ठीक हो गया, ये प्रोसेस हो गया। अब इन प्रोसेस के नीचे थ्रेड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और थ्रेड हैं, हम देखेंगे अभी। थ्रेड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ एन ओएस एलोकेटेड प्रोसेस टाइम। थ्रेड एक ऐसी चीज है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो सा है वो प्रोसेस टाइम दिलाता है, यानी आपका जो सीपीयू जो सा है ना, उसको एक टाइम देता है, 1 सेकंड के अंदर से 1,000वां हिस्सा जो सा आपके प्रोसेस को मिल रहा है, ठीक है, आपको फील नहीं होता। जिस तरह मैंने यहाँ पे CMD लिखा, ये एक प्रोग्राम रन हो गया या प्रोसेस रन हो गया, प्रोसेस के अंदर ये पिंग एंटर किया, इसका एक थ्रेड रन हो गया, ठीक है, इस प्रोसेस का एक थ्रेड रन हुआ, ठीक है। अच्छा, जॉब, जॉब क्या होती है? ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ के बाद ना, अब सिस्को की बुक ना अब गोल मोल घुसाने शुरू कर दी उसने डायग्राम्स, ठीक है। प्रोसेस शुड हैव अ परमिशन टू रन इन विंडोज। प्रोसेस जो से आपके पास, उसके पास परमिशन होनी चाहिए, मगर इससे पहले, आपके प्रोसेस से पहले मैं आपको ये कैलकुलेटर की डायग्राम दिखा दूं, ठीक है। अब ये जो कैलकुलेशन है, ठीक है, एक और क्लिक होगा, ठीक है, इसके अंदर अब दो प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, प्रोसेस टू जनरेट एन आंसर, प्रोसेस टू डिस्प्ले एन आंसर। इसके अंदर थ्रेड क्या है? थ्रेड ये है, रीड फर्स्ट नंबर, उसने पहला नंबर रीड किया, ठीक है, उसको कहीं मेमोरी में रख दिया। अब मेमोरी मैनेजमेंट एक सेपरेट स्टोरी है, अभी अगली स्लाइड के अंदर हम देखेंगे। फिर सेकंड नंबर का एक प्रोसेस रन हुआ, उसने सेकंड नंबर लिया। तीसरा थ्रेड किया, उसने ऐड किया नंबर, और उसको अब उसने डिस्प्ले करना है। तो रीड द आंसर, कहीं वेरिएबल में उसने रीड करवाया, डिस्प्ले करवाया था, और डिस्प्ले द आंसर, और उसने डिस्प्ले करा दिया। अब आपको समझ आया, ये यहाँ पे प्रोसेस वन, इसको हमने प्रोसेस वन का नाम दे दिया, और हमने इसको कहा प्रोसेस टू, और ये पूरे के पूरे प्रोसेस वन एंड प्रोसेस टू, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू माई प्रोग्राम विच आई कॉल कैलकुलेटर। समझ आ गई? अब इससे अगला एक स्टेप है टोकन एलोकेशन परमिशन। टोकन क्या होता है? टोकन ये होता है, टोकन आपको परमिशंस देता है, ठीक है। टोकन जो सा है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम बूट अप होता है, आप ऑथेंटिकेट करते हैं, तो आपको एक टोकन मिल जाता है, और वो टोकन जो सा आपका प्रोसेस के सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन करता है। वो जो प्रोसेसेस, जिस तरह अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे टास्क मैनेजर से प्रोसेसेस दिखा रहा था, ये जो टास्क मैनेजर से प्रोसेस है, ये देखिए, ये प्रोसेस मेरे अंदर चल रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस गेम रेंजर का मेरे पास चल रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस क्यों मेरे नाम पे चल रहा है? क्योंकि मुझे मुझे परमिशन है इस प्रोसेस को रन करने की। और हर दफा तो सिस्टम जाके आपको जो प्रोसेस रन कर रहा होता है, आपको पॉपअप विंडो देके यूजर ने पासवर्ड तो नहीं पूछता। तो जब आप लॉगिन हो जाते हैं, तो आपका सिस्टम जो है, आपका प्रोसेस जो है, आपका नाम पे एक टोकन इशू कर देता है, ठीक है। और टोकन जो है आपको कहता है कि यार, ये जो काशिफ है ना, इसको ये भी परमिशंस हैं, ठीक है। तो जो सा एक्सेस टोकन आपको मिल जाता है, वो डिस्क्राइब करता है आपका सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्रोसेस और अ थ्रेड, कि काशिफ को कैलकुलेटर चलाने की परमिशन है या नहीं, ठीक है। और एक जो सा, अब ये जो सा है ना, ये इन्होंने अब यहाँ पे, मैं लफ्ज नहीं यूज करना चाहता, उल्टा काम कर दिया इन्होंने। यहाँ पे क्रिएट प्रोसेस विद टोकन W फंक्शन बता दिया एक लाइन के अंदर, W फंक्शन टू डिफाइन अ टोकन। अब ना टोकन की कहानी बताई, ना एक्सेस टोकन बताया, ना सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट बताया कि वो प्रोसेस को परमिशन देता है। तो ये हार्ड कोर, ये क्रिएट प्रोसेस विद टोकन जो सा है, एक फंक्शन है। इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस हैं आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जब आप ये डेव डेवलपर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो या आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो MSDN लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है क्रिएट प्रोसेस विद टोकन W, ठीक है। ये एक फंक्शन है, और इस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको डेव इंस्टॉल करना पड़ता है, विजुअल स्टूडियो। और मैंने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया, फिर मैं वापस आ गया, मैंने कहा नहीं यार, ये मैं अब उल्टे काम में नहीं जा रहा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, ठीक है, और ये डी ट्रैक कर देगा, और हम कोई हार्ड कोर फोरेंसिक एनालिसिस और इंसिडेंट रिस्पॉन्स नहीं पढ़ रहे, हम लेवल 1 सिक्योरिटी एनालिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब Windows store a data in a token that has security context of all process associated with the user, कि यार ये यूजर ये प्रोसेस रन कर सकता है सारा कुछ। अब सवाल ये पैदा होता है, यार टोकन होता कैसा सा है, ठीक है। आप सब ये सोच रहे होंगे, ये जनाबे वाला आपका टोकन है, ठीक है। अब टोकन जो सा है, इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, लैप्स टाइम, यूजर, ब्ला ब्ला ब्ला। और ये टोकन जो सा है, ये SID एक होती है, यूजर का यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ये यूजर इस यूजर को असाइन हुआ हुआ है, और उसके बाद ये यूजर जो सा है इस डोमेन यूजर्स ग्रुप का मेंबर है, और उसके नीचे ब्ला 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 बहुत सारी सूरत हाल होती है लिखी हुई। ये टोकन निकालना कैसे है? इस टोकन को ढूंढने के बहुत सारे तरीके कार है, ठीक है। मैं पहले CMD से आपको पहले SID दिखा दूं। ये दिखाने की चीजें नहीं है, सिस्को ने बुक में डिस्कस नहीं किया हुआ है, सिस्को इज नॉट गोना टॉक अबाउट इट, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। आपको पता है हु एम आई की कमांड से आपको पता चल जाता है कौन सी डोमेन है और कौन सा ये है। whoami/, मेरे ख्याल में यूजर होता है, यूजर से ये आपको SID मिल जाती है, ठीक है। इस कमांड से भी मिल जाती है, ठीक है।
ये WMI विंडोज मैनेजमेंट इंटरफेसिंग है, इससे भी मिल जाएगी। ठीक है, ये SID मिल गई आपकी। अच्छा, अब अगर आपने टोकन देखना है, ठीक है, ये कौन सा टोकन दिखाएगा मुझे नहीं पता, ठीक है, मगर टोकन दिखाएगा और ये मुझे इशू होगा मेरे ख्याल में, मगर ये इतनी डिटेल नहीं दिखा रहा था। डिस्प्ले सिक्योरिटी प्रिंसिपल विंडोज आइडेंटिटी गेट करंट करंट टोकन को दिखाएगा। ठीक है, डॉलर टोकन, ठीक है, ये NTLM का जो टोकन है उसने मुझे डिफाइन किया हुआ है कि नेम ऑनर ये है, यूजर ये है और ये इस ग्रुप का मेंबर है, ये तमाम ग्रुप्स को ये टोकन मिला हुआ और ये टोकन नंबर है मेरे ख्याल में। ठीक है, मगर वो जो डिस्प्ले था ये वाला टोकन का, ये टोकन जो सा है, मैंने जब बीइंग अ डेवलपर आप इस चीज को वो पुल करते हो ना, तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है, और टोकनाइजेशन अगर आपको मैं बताऊं तो टोकनाइजेशन ये, जब यूजर आया, लॉगिन हुआ, आपने एक्सेस कंट्रोल के जरिए उसको डिफाइन किया हुआ है कि इस यूजर को ये चीज़ों की परमिशन है, उसको टोकन दे दिया गया, उसने अब टोकन अपने पास रख लिया, और उस टोकन को जब भी किसी प्रोसेस को रन होना है तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वैलिडेट करेगा क्या इस यूजर को परमिशन है इस प्रोसेस को रन करने के लिए, तो वो टोकन के अगेंस्ट इस प्रोसेस को वेरीफाई करके देख लेगा हाँ इस टोकन को परमिशन है ये प्रोसेस रन करने की। ठीक है, इसे हम कहते हैं सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक हो गया, आई होप ये बात क्लियर होगी होगी क्योंकि बुक ने इस तरह नहीं डिफाइन की हुई। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं मेमोरी। मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हम सबको पता है। ठीक है, हम A+ नहीं पढ़ रहे यहाँ पे। वॉलेटाइल मेमोरी ये बिजली बंद की तो गायब हो जाएगी। ठीक है, रैम आपकी। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी स्विच ऑफ कर दी, आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, ईपी रोम जो रोम है उसके अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये होगी मेमोरी की टाइप्स, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल। उसके बाद आ जाता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। जब आपका प्रोग्राम जो सा है या जो आपका प्रोग्राम हम कहेंगे, ठीक है, अब याद करें हमने प्रोग्राम किसी कोई चीज को डिफाइन किया हुआ था, जॉब जिसे हमने कहा हुआ। ठीक है, ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस एक प्रोग्राम हो सकता है। ठीक है, अगर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन ये है कि एलोकेट मेमोरी एट द कंपाइल टाइम, जब वो कंपाइल कर रहे हैं प्रोग्राम को तो उस टाइम आपको पता है कि आपने ये मेमोरी एलोकेट कर दी है। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या, कि जब रन टाइम, जब प्रोग्राम रन हो रहा है उसे मेमोरी चाहिए, आप उसे डायनेमिकली मेमोरी असाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये दो टर्म्स और उन्होंने ऐड कर दी, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाती है दो टर्म्स और, स्टैक और हीप। ये नॉर्मली प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ाई जाती है, मुझे अच्छी तरह याद है जब हमारी सी की क्लास हुआ करी थी। अब तो मुझे सी का कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पता, सी के स्पेलिंग भी नहीं आते मुझे। ठीक है, तो सी के अंदर एक दो कॉन्सेप्ट होते थे, एक स्टैक और एक हीप। ठीक है, जब आप कहीं पे एक स्पेस एलोकेट करके रख देते हैं, सेट असाइड। ठीक है, आपको पहले से पता होता है आपको ये मेमोरी चाहिए होगी, तो उसको हम कहते हैं स्टैकिंग। ठीक है, स्टैक मेमोरी। ठीक है, वेरिएबल एक्स स्टोर कर दिया मेमोरी में। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, उठाई यूजेज कर ली। ठीक है, गार्बेज डंप टाइप की जगह है। ठीक है, उठाई यूज कर ली। ये हीप मेमोरी, हीप के कॉन्सेप्ट में आती है। ठीक है, अगर आपके सामने कोई स्टैक और हीप का कॉन्सेप्ट बोलेगा तो आपको समझ आ जाना चाहिए स्टैक एक ऐसी चीज है जो प्री प्लान्ड है, हम नीटली क्लीनली हमने रखी। हीप ये है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डी वापस कर ली, डी वापस कर ली। ठीक है, तो ये हो गया स्टैक और हीप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैं इस चीज में नहीं डाल रहा स्टैटिक मेमोरी और स्टैक में क्या डिफरेंस है, डायनेमिक और हीप में क्या डिफरेंस है, स्टैक और डायनेमिक सिट कहां पर हो रहे हैं, ये मुझे गिला है इस टाइम बुक के साथ कि इन्होंने ये चीज नहीं बताई, एक पेज के अंदर ये सारी चीजें बता दी। मेमोरी एलोकेशन हैपेंस इन हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन, ये तीनों जगह पे हो रही होती है। ठीक है, जब हम वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और इस तरह के। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी के बारे में मेरे ख्याल में अगली स्लाइड के अंदर दो चार चीजें हैं, मगर मैं उसको थोड़ी डिटेल में, इसलिए मैंने आई नीड दिस स्लाइड रखा हुआ है। मल्टीपल प्रोग्राम्स इन द मेमोरी, अब आपके पास ऐसा जमाना नहीं रहा कि आप एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं कि एक ही प्रोग्राम है उसके अगेंस्ट मेमोरी है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके पास पुराने प्रोग्राम्स में चले जाएं तो ये आपका प्रोग्राम 1 है और ये मेमोरी है और उसी को हमने पूरी की पूरी मेमोरी दी हुई है। जब ये प्रोग्राम बंद होगा तो प्रोग्राम 2 आ जाएगा और फिर हम प्रोग्राम 2 को ये पूरी की पूरी मेमोरी दे देंगे, प्रोग्राम 1 बंद कर देंगे। प्रोग्राम अगर हमारे पास 3 है तो ये प्रोग्राम 2 भी बंद कर देंगे और प्रोग्राम 3 को दे देंगे। ऐसा अब हम, आजकल का ज़माना ऐसा नहीं रहा। अब आपके पास आपके आईफोन के अंदर, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 15 डिफरेंट एप्लीकेशन चल रही हैं। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरा सिस्टम इस टाइम रिकॉर्डिंग भी कर रहा है। ठीक है, और पावर पॉइंट भी चल रही है, अब इन सबको मेमोरी एलोकेशन दी हुई है। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इन्होंने यहाँ पे कंफ्यूज किया। ठीक है, मेक श्योर वन प्रोग्राम डजंट ओवरराइड द अदर प्रोग्राम। ठीक है, तो सिस्टम क्या करता है, एक पेज टेबल मेंटेन करता है हर प्रोसेस के लिए और फिर वर्चुअल मेमोरी को रेफर करता है फिजिकल मेमोरी के साथ। बिल्कुल आपको बात नहीं समझ आई, मुझे खुद नहीं समझ आई। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज, ये कहानी क्या बनाई है, उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो लिहाजा बी अटेंटिव। ठीक है, ये हमारा सीपीयू है, ये बादशाह आदमी है। ठीक है, सब इसके पीछे है। ठीक है, सीपीयू के साइकिल्स के पीछे। ठीक है, उसके बाद एक
MMU है, जिसे हम कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के अंदर जो से हैं है चीजें पड़ी होती हैं, ठीक है, जिसे हम पेज टेबल्स कहते हैं, पेज टेबल्स पड़े होते हैं। और उसके बाद आपकी मेन मेमोरी है, ठीक है, जिसे हम अपनी आपकी रैम कहते हैं। ठीक है, बड़ी गंदी राइटिंग है मेरी। और ये यहाँ पर आपकी जो सी है लॉजिकल मेमोरी, जहाँ पे आपके प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं। ठीक है, आपकी हार्ड ड्राइव हो सकती है। यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ प्रोग्राम 1, इसको कहता हूँ प्रोग्राम 2 और इसको कहता हूँ प्रोग्राम 3। ठीक है, अब मुझे दूसरे इंक चाहिए। अब यहाँ पे प्रोग्राम्स जो से है ना वो पेजेस के फॉर्मेट में पड़े हुए हैं, और आपने और मेमोरी को जो सा है हम कहते हैं फ्रेम्स के फॉर्मेट। ठीक है, ये फ्रेम और पेज का साइज इक्वल होता है। ठीक है, फ्रेम इज इक्वल टू पेज साइज। ठीक है, हाइपोथेटिकली हम यहाँ पे कहते हैं 4 बाइट्स का पेज ऑफ फ्रेम है। ठीक है, ये मेरा फ्रेम 1 है, बाइनरी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर एक एक 4 बाइट का 8 4 तो 32 बाइट की मेमोरी है। हाँ, हालांकि आपकी 16 GB की मेमोरी होती है, मगर इस तरह फ्रेम्स पड़े हुए हैं। अब पेज वन, प्रोसेस 1 का पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3। ठीक है, इसी तरह प्रोसेस 2 का पेज 1 0 1 2 0 1 2 3। ठीक हो गया। अच्छा, अब सीपीयू एक प्रोग्राम रन कर रहा है, प्रोग्राम 1। ठीक है, और उसने कहा सीपीयू ने इसको एमएमयू को, ठीक है, एमएमयू क्या, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को कहा कि भैया मुझे ना जो सा है प्रोसेस ला के दो। ठीक है, मुझे चाहिए पेज 0। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट उसका पेज टेबल देखता है। ठीक है, अब मैं ओ डीप चले गए, पहले हम 1 किलोमीटर डीप थे, अब हम 2 किलोमीटर चल रहे हैं। पेज टेबल के अंदर ना, ये जो पेज टेबल है इसके अंदर पड़ा हुआ है, इसके अंदर कुछ ऐसी सी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। ठीक है, फ्रेम नंबर, पेज नंबर। ठीक है, पेज 0 1 2 3 4। ठीक है, और से फॉर एग्जांपल फ्रेम नंबर 3 पे प्रोग्राम 1 का पेज 0 पड़ा हुआ था। ठीक है, तो इधर लिखा होगा फ्रेम 3। ये जो सेंटेंस है ना, सिस्टम मेंटेन अ पेज टेबल फॉर ईच प्रोसेस रेफरेंस वर्चुअल मेमोरी टू द फिजिकल मेमोरी, ये असल स्टोरी है। कि जब सीपीयू आता है, सीपीयू को इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं मेन मेमोरी में पड़ा हुआ है कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, सीपीयू एमएमयू से पूछता है कि भैया मुझे प्रोग्राम जो ये P1 चला रहा हूं मैं, मुझे उसका P0 चाहिए, पेज 0। ठीक है, वो एक्चुअली पेज 0 नहीं मांगता, वो कुछ और मांगता है, मैं अभी उसकी डिटेल में नहीं जा रहा वरना हम 5 किलोमीटर डीप चले जाएंगे। ठीक है, और जिस तरह ही वो पेज 0 मांग रहा होता है, तो ये आपके पास मैपिंग पड़ी हुई होती है। वो कहता है भैया ये आपका एमएमयू कहता है अच्छा ये फ्रेम 3 पे पड़ा हुआ है, और ये मेमोरी से ये फ्रेम 3 एलोकेट कर देता है और प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अब अब अगली इंटरप्ट आती है, अगला प्रोसेस रन होना होता है, तो सीपीयू थोड़ी देर बाद कहता है भैया मुझे ना पेज अब 4 चाहिए। ठीक है, ऑफ द सेम प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस 1 का पेज 4 चाहिए, और यहाँ पे एम्प्टी वैल्यू पड़ी होती है। जिस तरह इसको एम्प्टी वैल्यू मिलती है ना, तो क्या होता है कि एक चीज अगर होती है जिसे हम कहते हैं पेज फॉल्ट। जिस तरह पेज फॉल्ट अकर होता है, तो आपके सिस्टम के अंदर एक प्रीएम्पशन प्रोसेस होता है कि जो सीपीयू का कंट्रोल होता है वो यूजर से शिफ्ट होके किसको मिल जाता है, ओएस को मिल जाता है। ओएस इंटरप्ट क्रिएट करता है, ठीक है, जिसे हम ट्रैप कहते हैं, इंटरप्ट क्रिएट करता है, और इंटरप्शन क्रिएट होने के बाद क्या होता है कि आपका प्रोसेस ये पेज को पेज उसे कौन सा चाहिए था, पेज 4 चाहिए था। ठीक है, पेज 4 तो था ही नहीं प्रोसेस के अंदर। खैर ये समझ लो यहाँ पे पेज 4 भी था, घटिया ट्रेनर हूँ यार मैं। पेज 4 था, वो पेज 4 उठाता है, मेमोरी में लोड करता है, पेज टेबल को अपडेट करता है कि वो फ्रेम नंबर 2 में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये पेज 4 पड़ा हुआ है। ठीक है, और नॉर्मली अभी इसके अंदर और 500 किलोमीटर डीप जाके ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप पेज 2 मांगते हैं, तो वो एक्चुअली सिस्टम क्या करता है, पेज 1 पेज 2 और पेज 3 तीनों के तीन लोड कर देता है मेमोरी में। ठीक है, क्योंकि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर अभी पेज 1 यूज करेगा तो पेज 2 और पेज 3 आगे मांगेगा सीपीयू, ताकि दोबारा बार बार पेज फॉल्ट करना हो। अगर आपके हायर अमाउंट ऑफ पेज फॉल्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब यार आप अपनी रैम बढ़ा लो।
ठीक है, अक्सर होता है ये। ठीक है, लोग ये चीजें फाइंड आउट करते हैं। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो ये जो सा है ये एक्चुअल सीपीयू का प्रोसेस है। और एमएमयू जो सा है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ये पेज टेबल्स अपने पास रखता है। हर प्रोसेस के इसके पास पेज टेबल्स होते हैं, और प्रोसेस का पेज टेबल का साइज हमेशा फ्रेम के साइज होता है। और फ्रेम वो के जिन चंक्स में आपकी मेमोरी डिवाइड हुई है, क्योंकि पेज ने पूरे के पूरे ने उठ के उस मेमोरी में आना है। ठीक है, और इस तमाम चीजों का मकसद क्या है? अगर हम ये सारे कॉन्सेप्ट ना करें तो होगा क्या कि ये जो प्रोसेसेस हैं, से फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस है, प्रोसेस वन ने इतनी मेमोरी यूज करनी शुरू कर दी। अब प्रोसेस टू आता है, उसको पता ही नहीं होता उसने किधर कहाँ से शुरू करना। वो अपना जो हिसाब किताब लगा के ना, वो यहाँ से शुरू कर देता है। वो जब प्रोसेस वन वापस आता है अपना डाटा लेने के लिए, तो पता चलता है उसका डाटा ही रीराइट हो चुका है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, मजे की बात, बीइंग अ सिक्योरिटी एनालिस्ट, अब मसला ये है कि इस जगह पे रैम जो सी है, मेन मेमोरी जिसे हम कह रहे हैं, जिसे हम वॉलेटाइल मेमोरी कह रहे हैं, उसके पास बहुत क्रिटिकल चीजें पड़ी होती हैं। आपका जितने प्रोग्राम्स में जो प्रोसेसेस और जो इंफॉर्मेशन इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में पड़ी होती है, मोस्टली यहाँ डिक्रिप्ट हुई होती है। ठीक है, आप याद करें जब एनएसए की पिछले दिनों डेटाबेस हैक हुई थी, क्या सिक्योरिटी वन और किन्होंने हैक करवाई थी, तो हैकर्स वन ग्रुप ने, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट लीक किए थे। उनमें से एक डॉक्यूमेंट के अंदर मेमोरी हार्डनिंग का एक डॉक्यूमेंट था। उसके अंदर लिखा हुआ था कि जब भी आपने किसी प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करना है और वो सेंसिटिव मटेरियल है, तो उसे हमेशा वाइप आउट कर लें, पर्च कर दें उसके बाद, एज सुन एज इज बीइंग यूज्ड। बेशक पेज फॉल्ट ज्यादा आकर हो, बार बार उसे मेमोरी से, हार्ड ड्राइव से उठा के लाना पड़े, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है इज कॉल्ड कि भाई हार्डनिंग ऑफ अ मेमोरी प्रोसेसेस, कि भाई जब भी आप कोई ऐसा कोड लिखें जिसमें आपको किसी चीज को इंक्रिप्टेड रखा हुआ और जिस तरह वो मेमोरी में लोड हो, तो उसे मेमोरी में उस वक्त तक रखें जब तक जरूरत है। अगर आप याद करें, ये जो पासवर्ड मैनेजर्स हैं, ये सारे के सारे जब मेमोरी में लोड हुए होते हैं, आपने पासवर्ड कॉपी किया होता है वहां से, तो वो आपकी कहाँ पे पड़ा होता है? कहीं पे तो पड़ा होता है ना, वो वहां रैम में ही पड़े होते हैं। ठीक है, इस तरह आपकी बुक ने कुछ चार पांच और चीजें लिखी हुई हैं जो रैम में पड़ी हुई होती हैं। तो एक मेमोरी एनालिसिस जो सा है, वोलाटाइल मेमोरी एनालिसिस, नॉन वोलाटाइल मेमोरी एनालिसिस जो सा है, ये सारी की सारी इज अ पार्ट ऑफ फोरेंसिक एनालिसिस। ठीक है, फोरेंसिक एनालिसिस के पार्ट हैं ये सारे के सारे। अच्छा, अभी ये मेरे ख्याल में मेरी आखिरी स्लाइड है, मगर इस स्लाइड से पहले, मैं जाने से पहले, मैंने एक और टूल किट आप लोगों के लिए डाउनलोड करके रखी हुई थी, इसलिए मैंने आपको कहा था कि संभाल कर रखिएगा। प्रोसेस एक्सप्लोरर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जो बहुत जगह यूज हो रही होती है, अक्सर लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, मैं इस पे चाहूँ तो पूरी सीरीज बन सकती है, मगर आई एम नॉट गोना वेस्ट अ टाइम ऑन इट। आप लोग खुद एक्सप्लोर करें, क्योंकि अब आप इस फील्ड के अंदर आ गए हैं और आपने ये सारे काम करने हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ, लेट्स से टीम व्यूवर क्यों इंस्टॉल हुआ हुआ है, ठीक है, प्रॉपर्टीज के अंदर जाए, तो ये आपको उस प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और ये आप देखेंगे कि क्या है, थ्रेड्स। इस प्रोसेस के 23 थ्रेड्स रन हो रहे हैं। ठीक है, थ्रेड आईडी है, स्टार्ट टाइम है, प्रायोरिटी, आईओ प्रायोरिटी, कॉन्टेक्स्ट स्विचेस, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, सर्विसेज कौन सी यूज कर रहा है, टीसीपी आईपी कौन कौन सी पोर्ट्स पे कम्युनिकेट कर रहा है। आप देख रहे हैं, आप कितनी डिटेल जाके देखना शुरू हो गए कि कौन कौन सी पोर्ट्स पे बात कर रहा है, इसकी सिक्योरिटी क्या है, एक्सेस डिनाइड है या क्या है, एनवायरमेंटल स्ट्रिंग किस किस्म के हैं इसके अंदर। ठीक है, स्ट्रिंग एनालिसिस भी होता है, एक फोरेंसिक्स का पार्ट है। ठीक है, परफॉर्मेंस ग्राफ, परफॉर्मेंस एंड इमेज। ठीक है, ये कौन सी फाइल है। ठीक है, अगर आप इसने वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर एक और चीज थी जो कि चेक वायरस टोटल। ठीक है, तो आप इस पेज को या इस वैल्यू को वायरस टोटल को सबमिट कर देंगे। वायरस टोटल एक एंटी वायरस टूल है। ठीक है, और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन, सबमिट रिक्वेस्ट, क्या मतलब, when you do process में submit hashes, yes, है सबमिटेड आ रहा है। कि अगर आप कोई प्रोसेस देख रहे हो और आपको लगे यार ये प्रोसेस मुझे डॉजी लग रहा है, तो आप इसको वायरस टोटल को सबमिट कर दे। अब आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा 0/67 का मतलब किसी एंटीवायरस ने इस प्रोसेस को पिक नहीं किया। और जिस तरह आप इसको क्लिक करते हैं तो यार ये 2026 25/6/2018 को किसी ने अपलोड किया था। और ये प्रोसेस जो सा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइल की डिटेल है और साइन वेरीफाइड सिग्नेचर है, इसका सिग्नेटरी कौन है, ये सारा कुछ आप डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल, वेरी हेल्पफुल। ठीक है, मैंने ज़रूरत नहीं थी ये चीज़ एक्सप्लेन करने की, मैंने सिर्फ आपको प्रोसेसेस दिखाने थे। ठीक है, ये नेसेस भी चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मुझे ये शक है ये गेम रेंजर क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज निकाल के आप पहले ये चेक करें ये पड़ा कहाँ पे हुआ है। ठीक है, और थ्रेड्स, इसके थ्रेड कितने, ठीक है, ये थ्रेड आईडीज हैं, 10 थ्रेड हैं इसके।
और ये अजीबोगरीब सी हरकतें भी कर रहे हैं, ठीक है, और परेशानी हो जाती है। स्ट्रिंग देख ले, ठीक है, एनवायरनमेंट देख ले, सिक्योरिटी देख ले, ठीक है। और उसके बाद जो सा है आप इसके जीपीयू ग्राफ भी देख सकते हैं। और अगर आपको और मजीद टेंशन है तो चेक विद द वायरस टोटल। तो ये क्या करेगा, इस प्रोसेस की हैश वैल्यू निकालेगा और इसको अपलोड कर देगा। और जिस तरह इसको अपलोड करेगा तो अपलोड से मुझे थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा कि यार ये प्रोसेस कहीं किसी एंटीवायरस ने कैप्चर तो नहीं किया हुआ, कि यार ये डॉजी प्रोसेस है। तो बिल्कुल नहीं कैप्चर किया हुआ, क्योंकि ये गेम रेंजर क्लाइंट है मल्टीप्लेयर गेमिंग के लिए, ठीक है, और लेजिटिमेट क्लाइंट है, ठीक है। तो ये जो सा है ये बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं। जो न्यू फोरेंसिक एनालिस्ट है वो यूज़ करते हैं। पुराने जो एक्सपर्ट हैं वो मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे वो क्या क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। और रैम की जो से है एनालिसिस जो सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस के। रैम में अक्सर ये होता है कि अगर कोई सी ने अपना पेलोड अपने सिस्टम पे डाला हुआ है कंप्रोमाइज मशीन के ऊपर किसी हैकर ने, तो आप उसको अक्सर रैम से निकाल सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अक्सर के भाई सिस्टम को भी शट डाउन ना करें, ठीक है, सिर्फ इन नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस एनवायरनमेंट में आप बैठे हुए हैं, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल पावर केबल ही अनप्लग कर, ताकि रैम जो सा है वो डाटा पड़ा रहे उसके ऊपर, और सिस्टम प्रॉपरली शट डाउन ना हो, ताकि ओवरराइट ना करे सारी चीज़ों को। और मगर पावर अनप्लग करने का ये मतलब नहीं आपका डाटा रैम पे पड़ा रहेगा, ठीक है। तो अक्सर जब भी आप फोरेंसिक इमेज निकालते हैं तो एक हार्ड ड्राइव का इमेज होता है और एक मेमोरी डंप होता है। वो जो मेमोरी डंप होता है वो एक्चुअली यही होता है, ठीक है, कि आपकी रैम में जो कुछ इंफॉर्मेशन सारी की सारी उठा ले। उसको स्टडी करने के लिए फिर आपके पास एक टूल है, वोलेटिलिटी, ठीक है। ये वेरी गुड टूल है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है इस तरह के टूल को देखने के लिए, प्लीज़ डू सर्च दैट टाइप ऑफ टूल। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का वीएम बनाएं और उस वीएम के ऊपर जो सा है 3-4 नोटपैड फाइल्स बनाएं। उनमें से 2 नोटपैड फाइल को खोलें, ठीक है, वो रैम में लोड हो जाएंगे। उसके बाद उस सिस्टम का मेमोरी डंप लें और फिर वोलेटिली से सर्च करें कि क्या आप वो फाइल को वर्कआउट कर सकते हैं। वो फाइल खुली हुई थी सिस्टम पे, ठीक है। खुश रहें। अगले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रजिस्ट्री को हल्का सा टच करना है और इवेंट व्यूवर देखना है और एक दो और छोटी छोटी चीज़ें देखनी है, ठीक है। आई होप कि ये लेक्चर हेल्पफुल हुआ होगा। स्पेशली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हेल्पफुल चीज़ ये है। और उसके बाद आपको पता है ये प्रोसेसेस का आपको पता होना चाहिए, थ्रेड का पता होना चाहिए, जॉब्स का पता होना चाहिए, टोकन नॉट श्योर। ये जब सिस्को ने यूं की बात की है ना, क्रिएट प्रोसेस विद द टोकन, ये मुझे कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि ये फंक्शंस हैं और ये इतने सारे फंक्शंस हैं एमएसडी लाइब्रेरी के अंदर कि यू कांट मेमोराइज देम। क्या करूं मुझे नहीं पता। ये फंक्शन यूज होता है, डेवलपर्स यूज करते हैं इस फंक्शन को, ठीक है। मगर बीइंग अ फोरेंसिक एनालिस्ट आपको पता होना चाहिए ये फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं और आप इनको सर्च कर सकते हो। लाइक डीएलएल लाइब्रेरीज आपको बहुत सारी पता होंगी। साइंस की अभी मैं एक इमेज मैंने $25 का आता है वो अरेंज किया है। तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट दैट वन, आई विल शेयर इट विद यू। मुझे नहीं पता अब उसकी अराउंड लीगल रिक्वायरमेंट कोई लिमिटेशन तो नहीं है, तो मुझे पहले वो वर्कआउट कर लेने दें। तो इंशाल्लाह विल डिस्कस अबाउट इट कि कौन से प्रोसेसेस जो सिस्टम में रन हो रहे हैं, जिस तरह अभी ये हमने प्रोसेसेस देखे हैं, तो उनमें से कौन से प्रोसेसेस सस्पिशियस हैं, ठीक है। और अगर वो सस्पिशियस हैं तो हमें व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, ठीक है। गो के ये जो सा है बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक्स, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस कोर्स, मगर आई वुड गिव यू जस्ट हिंट्स, ठीक है, एंड वी विल पास ऑन। क्योंकि अगर हम हर एक टॉपिक को देखने लगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट वन कोर्स पर लेक्चर, ठीक है। वो हम नहीं करना चाहते। वी वांट टू अचीव के भाई सी एन एस सही कह रहा हूँ, सी सी एन एस साइबर ऑप आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सी एन एस से मैं नहीं दे रहा, परेशान ना हो। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।